रघुराम राजन को सुना होगा, प्राइवेट क्रेडिट को लेकर के उन्होंने बड़ी बातें बोली। तो प्राइवेट क्रेडिट तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है अगर होता है। 2008 की क्राइसिस जो लीमैन ब्रदर्स की क्राइसिस थी वो यहीं से शुरू हुई थी। एक वर्ग है जो अडानी अंबानी टाटा बिरला साहब जैसा है, जिनको पैसे की परवाह नहीं है। आर्थिक असमानता, मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक गैप है। बेरोजगारी बेरोजगारी इस समय 4 और 5% के बीच में है। तो भारत में जो बड़ी समस्या है वो एजुकेशन और स्किल है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गांव में मिल जाए कि हमारी स्किल डेवलपमेंट उतनी है नहीं कि हम उसको उसको नौकरियों में फिट कर पाए, एजुकेशन पे जाके सुधार कर देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का विक्रांत समाधान हो सकता है। अगर ये निवेश रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाया, बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, तो ये बबल फट जाएगा। अगर ये पैमाने भी बिगड़े होते तो फिर ये गिरता रुपया हमारी रातों की नींद हराम करता। कारण कमजोर रुपया और कारण एफपीआई और हमारे जो विदेशी मित्र हैं वो अभी भी उनको मुनाफा वसूली सूझ रही है। वो चाह रहे हैं पैसा अभी भी जो पैसा कमाया निकाल के भैया घर ले जाओ। वैश्विक अनिश्चितता की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक मुनाफा वसूली करके पैसा वापस ले जा रहे हैं। ठहराव अच्छा है विक्रांत, ये ठहराव बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। ठहराव $4000 के आसपास था। मैं डॉलर में बात करता हूं क्योंकि वहीं से चलती हैं कीमतें। मैं कोई अमेरिका का फैन वैन नहीं हूं रघुराम राजन की तरह। उसके बाद ये $4100 के पास पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये $4200 पहुंचा। असल में हुआ क्या विक्रांत, हमें आदत हो गई थी इसको भागते हुए देखने की। हाँ, पुलिस एकदम। स्प्रिंट स्प्रिंट हाँ। मार रहा था ये, 100 मीटर की दौड़। अब जो है ये चहल कदमी कर रहा है। तेज भागना खतरनाक है, तेज भागने से गिरने से दौड़ चोट लगने का डर रहता है। पर अंडरटोन अभी भी बुलिश है और मेरी बात 100% ठीक निकल रही है तो हाँ। मैंने ये कहा था कि इसकी अंडरटोन बुलिश है। लंबी अवधि के लिए चाय की तरह सिप कर करके इसको लेते रहिए, आपको लंबे वक्त में अच्छा रिटर्न देगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज एक बार फिर हमने आमंत्रित किया है बातचीत करने के लिए डॉक्टर शरद कोहली को, क्योंकि पिछली बार हमने जब बातचीत की थी तो शरद जी ने समझाया था किस तरह से दुनिया भर पर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है वो आने वाले समय में एक चिंता का कारण बन सकता है। अब रघुराम राजन ने भी वो बात बोली और ये कहा है कि जिस तरह से प्राइवेट क्रेडिट बढ़ता जा रहा है और करीब करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का वो पूरा हो गया है, उससे कई तरह के भविष्य में खतरे हैं। तो डॉक्टर साहब से समझते हैं कि क्या इसके आगामी खतरे दिखाई दे रहे हैं। शरद सर, आपने रघुराम राजन को सुना होगा, प्राइवेट क्रेडिट को लेकर के उन्होंने बड़ी बातें बोली और बोला कि इसका आने वाले समय में एक बड़ा खतरा दिखाई दे सकता है। क्या स्थिति सर नजर आ रही है, क्योंकि 1.7 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा दिल से नमस्कार। देखिए, अगर 2008 की जो मंदी आई थी अगर याद है जिन लोगों को, तो उसको हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, जहां पर अमेरिका में घर के लोन रीपेमेंट करने वालों ने डिफॉल्ट किया था। तो प्राइवेट क्रेडिट तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है अगर होता है। पर यह आ कैसे सकती है? तभी आएगी अगर वैश्विक मंदी आ जाए। तो वैश्विक मंदी आने में होता क्या है कि लोगों की आमदनी गिर जाती है। लोगों ने जो उधार ले रखा होता है, प्राइवेट क्रेडिट का मतलब है जो रिटेल उधार लोगों ने ले रखा है, गाड़ी के लिए, मकान के लिए, कंज्यूमर क्रेडिट, वाइट गुड्स के लिए, छोटे मोटे बिजनेस का भी इसी में हम गिन लेते हैं, छोटा बिजनेस का, बड़ा तो नहीं लेते हम इसमें। तो अगर वो कल को डिफॉल्ट करते हैं, यानी कि वो अपना कर्ज वापस नहीं कर पाते, तो ये क्राइसिस खड़ी हो जाती है। 2008 की क्राइसिस जो लीमैन ब्रदर्स की क्राइसिस थी वो यहीं से शुरू हुई थी। तो रघुराम राजन साहब की बात सैद्धांतिक रूप से ठीक है, पर मैं, रघुराम राजन स्वयं एक अर्थशास्त्री हैं, मैं भी उनके मुकाबले शायद बहुत छोटा अर्थशास्त्री होऊंगा, पर मैं हमेशा उनकी बात से सहमत हूं ये जरूरी नहीं है। रघुराम राजन साहब थोड़ा सा अपना भारत के खिलाफ, हालांकि एक समय वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, उसके बाद उनके भारत सरकार से मतभेद रहे, वो वगैरह वगैरह, वो सब उससे मुझे लेना देना नहीं है, वो राजनीति है या मतभेद है। मुझे इस बात से लेना है कि भारत के खिलाफ कोई विदेश में बैठ के, अमेरिका में बैठ के यदि कोई बयान देता है और अगर उस बयान में पूरा तथ्य ना हो, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं कि ये भारत के खिलाफ। आप भारतीय मूल के होते हुए भले ही आप अमेरिका में रहते हैं, आपको लोग दुनिया जानती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मूल देश को आप बदनाम करें। अब मैं सैद्धांतिक बात पे आता हूँ। सैद्धांतिक बात मैंने आपको बताई, 1.7 ट्रिलियन डॉलर का प्राइवेट क्रेडिट है, ये ठीक है। अगर वैश्विक मंदी आती है
तो लोगों की आमदनी गिरती है, लोगों की नौकरियां जाती हैं, लोगों के छोटे बिजनेसेस बंद होते हैं। तो ऐसे हालात में तो विक्रांत ये क्राइसिस खड़ी हो सकती है। पर हम सिर्फ एक अज्यूम करके या मान के चल लें कि भाई ये तो क्राइसिस आएगी, तो ये लोग लोन वापस नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी कि हम ये मान लें कि इसकी वजह से आएगी। अगर वैश्विक मंदी आती है तो ये क्राइसिस आ सकती है, इससे मैं पूरी तरह से सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं। परंतु जमीनी तौर पे, फैक्चुअल रूप से, जब तक वो मंदी विश्व में छाती नहीं है, तब तक हम इससे बहुत ज्यादा डर जाएं और डर के हम लोन लेना बंद कर दें, या लोन देने वाली कंपनी लोन देना बंद कर दें, या इसके डर से हम बिल्कुल माथा पकड़ के बैठ जाएं, वो उचित नहीं रहेगा। सर, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, रोजगार की बात अगर हम करें, रोजगार की बात करें, अंडर पे की बात करें, ये सही है कि नौकरियां मिल रही है, लेकिन नौकरियां क्या मिल रही है? उसका जो पे स्केल है वो लगातार गिरता जा रहा है, लोगों के इंक्रीमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर इकोनॉमी के आंकड़े इतने ही अच्छे और सजग हैं, क्योंकि ये सवाल कई अर्थशास्त्री उठा चुके हैं, तो फिर वो रोजगार में क्यों नहीं दिखाई देता? लोगों को उनकी काबिलियत के मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी परेशानी वो लोगों के सामने आ रही है, अंडर पे काम करने के लिए मजबूर है। और इंक्रीमेंट्स तो कंपनियों ने करना ही बंद कर दिया। अगर इतने ही मुनाफे में चल रही हैं तो कंपनीज वो अपने जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी, उन तक वो क्यों नहीं पहुंचा पा रही? ये तमाम चीजें दिखाई देने लगी हैं पिछले काफी समय से। जी हाँ, रघुराम राजन साहब ने तो ये भी कहा, आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं, उन्होंने तो ये भी कहा कि भारत के जो नंबर हैं ये हाइप्ड हैं, हाँ, और ऐसा। इन नंबर में, हेडलाइन नंबर्स में हमें बह नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जमीनी तौर पर जो आप बात कह रहे हैं कि भाई नौकरी, देखिए, भारत जैसी जो अर्थव्यवस्था, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य पर ही रोकूंगा। जी। हालांकि लोगों को अपनी काबिलियत के मुकाबले जॉब न मिलना ये विश्व भर में देखा जाता है। मैंने यहाँ के आईआईटीज को अमेरिका में टेबल पर खाना सर्व करते देखा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई वेटर का काम निम्न काम है, या मैं सभी प्रोफेशन की इज्जत करता हूं, और मुझे लगता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। पर आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपकी आईआईटी है और आप जाकर एक वेटर का काम कर रहे हैं, तो मैं इसको काबिलियत के तौर पर काम तब नहीं मानता हूं। तो ये तो विश्व भर में है। अब मैं भारत पे अपना डिस्कशन और अपना एनालिसिस लिमिटेड रखूंगा। देखिए, भारत बहुत विस्तृत देश है विक्रांत, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, इतने प्रकार के यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं, इतने प्रकार के यहाँ कल्चर हैं, और इतने प्रकार के वर्ग हैं। हम्म। एक वर्ग है जो अडानी अंबानी टाटा बिरला साहब जैसा है, जिनको पैसे की परवाह नहीं है, वो जो मर्जी खरीद सकते हैं, जितना मर्जी खरीद सकते हैं। कुछ परसेंटेज भारत की ऐसी आबादी ज्यादातर भारत की वेल्थ होल्ड करती है। एक सच है, आर्थिक असमानता भारत का सच है। मैं कुछ कड़वे सच बता देता हूं जो भारत के हैं। आर्थिक असमानता, मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक गैप है, क्या? और इतना बड़ा गड्ढा है कि इसको भरने में दशकों से प्रयास चल रहे हैं, और अभी आगे कई दशक लगेंगे। और ये भारत में नहीं, बाकी देशों में भी है। पहली समस्या। दूसरी तरह समस्या, बेरोजगारी। बेरोजगारी इस समय 4 और 5% के बीच में है, जो ऑफिशियल नंबर अब भारत सरकार ने, या भारत सरकार की कुछ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करने शुरू किए हैं। बेरोजगारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कृषि क्षेत्र में दिक्कत जो दशकों से बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कृषि क्षेत्र में दिक्कत आज भी है। और भी भारत में इलिटरेसी अभी भी प्रॉब्लम है। हालांकि साक्षरता आई है, परंतु उतनी साक्षरता नहीं है। अब इन्हीं समस्याओं से निकल के, विक्रांत ध्यान दीजिएगा, इन्हीं समस्याओं से निकल के आपने जो बात करी, क्योंकि मैं ऐसी दर्जनों कंपनियों को जानता हूं जो ये कहती हैं कि हमें हमें स्टाफ की जरूरत है, हमें लोग चाहिए, परंतु हमें वो स्किल नहीं मिलती है। तो भारत में जो बड़ी समस्या है वो एजुकेशन और स्किल है। अगर हमारे गांव के युवा, 65% आबादी भारत की 35 साल से कम उम्र की है, बहुत ही युवा देश है हम, बहुत युवा देश है, बहुत यंग कंट्री है। जहां एक जापान जैसा देश आज रिसेशन में है, क्योंकि उसके यहाँ सब बूढ़े हो चुके हैं, काम करने वाला ही कोई नहीं बचा है। चीन ने, आपको पता होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर टैक्स लगा दिया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल मत करिए, बच्चे बनाइए। आपने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, आबादी हमारी गिरने लग गई है। जबकि भारत में यह समस्या नहीं है, भारत एक युवा देश है। वरना क्या होगा कि इन देशों में सब लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, काम करने वाला नहीं बचेगा। तो ऐसे युवा देश में अगर हम पढ़ाई लिखाई पर और स्किल पर ध्यान दें, तो जो समस्याएं आप बता रहे हैं, तो समस्या की जड़ कहां पर है जो आप बता रहे हैं, मैं जड़ पे जा रहा हूं। जड़ इसकी एजुकेशन में है। जो दिल्ली मुंबई के एक पब्लिक स्कूल में एक बच्चा 12वीं पास करके निकलता है, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं विक्रांत, स्वीकार या अस्वीकार करिएगा, सहमति या असहमति जताइएगा। 12वीं पास करके एक बच्चा
अच्छे पब्लिक स्कूल में एयर कंडीशन क्लासरूम है, वगैरह वगैरह, बढ़िया टीचर्स हैं, बढ़िया कोर्स है। और एक गांव के फटे हाल स्कूल में जहां पर छप्पड़ के नीचे पढ़ाई होती है, वहां से 12वीं क्लास का बच्चा पढ़ के निकलता है। मुझे ये बताइए कि बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे को जैसा माहौल मिला उसको वहां डाला गया, दूसरे बच्चे को जैसा माहौल मिला। परंतु दोनों बच्चे जब काम काज की दुनिया में आते हैं तो दोनों की कमाई में, दोनों के अवसरों में जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये कसूर या तो माता पिता की माली हालत का है, यानी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर जो हमारा सरकारी तंत्र है दशकों से, राज्य सरकार की तंत्र है, केंद्र सरकार का तंत्र है, कि हम अगर इस एजुकेशन को गांव तक ले जाएं, ये जो शहरों में एजुकेशन मिलती है, अगर यही टीचर्स, यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गांव में मिल जाए तो गांव के बच्चे पढ़, और ज्यादातर भारत तो गांव में रहता है। यहां पर करीब आज भी करीब करीब 60% आबादी हमारी गांव में बसती है। मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज और सब अर्बन एरियाज को छोड़ रहा हूं। तो जहां पर ज्यादा आबादी बचती है वहां पर विकास, या मैं यूं कहूं कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए आपने जो समस्याओं का नाम लिया कि यहाँ पर अफसर उतने नहीं मिलते हैं, यहाँ पर लियाकत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती, हकीकत यह है कि हमारी स्किल डेवलपमेंट उतनी है नहीं कि हम उसको उसको नौकरियों में फिट कर पाए। और अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा मॉडिफाई हो जाए तो मुझे लग रहा है कि ये जो समस्याएं आप कह रहे हैं इसका बड़ी आसानी से निस्तारण किया जा सकता है। मैंने इस पर बहुत गहन रिसर्च करी है, और इस पर रिसर्च करते करते जब मैं इसकी गहराई में पहुंचा कि समस्या है कहाँ, तो मैंने ये जाना समस्या स्कूल से शुरू होती है और समस्या कौशल विकास में शुरू होती है। भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई हुई है। आपको याद होगा एक मंत्री भी पीछे बलि चढ़े थे, उनका उनका परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहा था, मैं नाम नहीं लेता। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम कर रही है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और इससे भी पीछे अगर आप एजुकेशन पे जाके सुधार कर देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का विक्रांत समाधान हो सकता है। इतनी समस्याओं का समाधान हो सकता है कि मैं अगर उनको गिनवाऊं तो आपके लिए 2 घंटे का शो भी कम रहेगा, और इतना लंबा हमारा इंटरेक्शन है नहीं। पर मैंने आपको मूल रूप से समस्या बता दी। लेकिन सर दिक्कत तो ये है ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार तो पूरी तरीके से वो प्राइवेट हैंड में सौंपती जा रही है और सरकार को लगता है कि वो हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। लेकिन खैर उस पर बिल्कुल आपसे जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि देश के लिए बहुत जरूरी और सबसे जरूरी मुद्दा यही है। लेकिन आज के मुद्दे पर अगर मैं ये पूछूं सर कि रघुराम राजन ने एक बात और बोली जो आपने भी मुझसे एक आध दो इंटरव्यू में बोला कि एआई को लेकर जो अमेरिका में बबल है, वहां की इकोनॉमी में जो बबल है वो फूट सकता है, ऐसा आपने मुझसे बोला एक दो इंटरव्यू में। जी। और रघुराम जी। राजन भी बोल रहे हैं कि उसको लेकर के बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो क्या ये वाकई इतना खतरनाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है? उनकी इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि एआई में जिस प्रकार से अमेरिका में खासकर निवेश आ रहा है, और जो 4-5 बड़ी टेक कंपनियां हैं जिसमें नेस्डैक की इंडेक्स चलती है, माइक्रोसॉफ्ट है, amazon है, निविडिया तो खुद है ही है। तो ये जो मेटा है, ये जो 4-5, ये एआई में इस कदर से निवेश कर रही है कि अगर ये निवेश रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाया, बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, तो ये बबल फट जाएगा। अगर इस निवेश ने अपना रिटर्न जिस उम्मीद से इसमें निवेश किया जा रहा है वो नहीं दिया तो ये बबल फट जाएगा। या अगर इस एआई ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि मानवता को अभी नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, लोगों की नौकरियां खा रहा है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो रही है, पर इससे बढ़ चढ़ के अगर कुछ ऐसा हरकत कर दी कि ये मानव कंट्रोल से ही बाहर हो गया, या ऐसा भी है कि जिसने इसको बनाया उसी पर ये राज कर सकता है, हाँ। ये उसको अपने अधीन कर सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये एआई हमारे लिए एक समस्या बन के खड़ा हो जाएगा। ये रघुराम राजन साहब का तो मतलब ये है कि उस पर रिटर्न उतना ना आया जिस प्रकार से निवेश आ रहा है तो बबल फट सकता है, मैं इससे सहमत हूं। पर अभी तक जो हमें खबर आ रही है उससे लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा थोड़ा निवेश हुआ है, हम्म। और इसीलिए बबल दिखाई दे रहा है। पर अब ये डिपेंड करेगा ये फटेगा कि नहीं फटेगा। हम इस पर आते हैं, मेन मुद्दा ये है कि जी। फटेगा कि नहीं फटेगा। हाँ। ये इस पर निर्भर करेगा कि हम एआई में हुई हुई प्रोग्रेस को कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और कितनी जल्दी उसको कमर्शलाइज करते हैं, कितनी जल्दी हम उसमें से रिटर्न जनरेट करना शुरू करते हैं। अगर हम ये जल्द नहीं कर पाए तो फिर ये बबल फटेगा, और ये बबल उसी प्रकार फटेगा जैसे एक समय डॉट कॉम बबल, आपको याद होगा आज से हाँ। बहुत साल पहले डॉट कॉम बबल आया था, जब हर चीज इंटरनेट होने की सोच रहे थे। अब जाके कहीं डॉट कॉम फला इतने सालों बाद, और निवेश उस टाइम आया तो बबल फट गया, उससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ।
हजारों करोड़ रुपए लोगों ने गंवाए इसमें निवेश करके। तो उम्मीद तो करते हैं, देखिए अब जिन लोगों ने लगाया है, खून पसीने की कमाई है और बहुत उम्मीद से लगाया है, जिसमें पैसा लगा रहा, जिस प्रकार से इसमें इनोवेशन में पैसा लग रहा है, उतनी जल्दी इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बबल फट सकता है। मैं रघुराम राजन साहब की बात से फॉर ए चेंज इस बात से सहमत हूं। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इतने बढ़िया जीडीपी नंबर्स दिखाए गए, इतना गुड़ी गुड़ी पिक्चर दिखाई गई, लेकिन शेयर बाजार पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। वो कोलैप्स करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है सर? लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है उनमें, और वो लोग सोचते हैं कि कुछ इसमें आमदनी हो जाएगी, वो लाल निशान हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे लोगों को। देखिए शेयर बाजार विक्रांत कोलैप्स नहीं किया है। हम्म। शेयर बाजार जिस समय जीडीपी के नंबर्स आए जहां था वहीं खड़ा है, 25,900 के आसपास था। अभी भी मैंने, जब आप बोल रहे थे तो मैं शेयर बाजार के इंडाइस पढ़ रहा था कि जो आपको जवाब देने से पहले अपने आप को अपडेट कर लो। इस समय 25,927 पे। हम लोग निफ्टी को ज्यादा ट्रैक करते हैं, सेंसेक्स को कम करते हैं, क्योंकि निफ्टी में 50 शेयर है, सेंसेक्स में 30 होते हैं। तो जहां था वहीं खड़ा है। अब ऊपर बढ़ने की कोशिश करी, एक दिन बीच में 320 पॉइंट बढ़ा। उसके बाद लगातार जो एफआईआईज और एफपीआईज की विक्रांत सेलिंग है ना, वो सेलिंग बरकरार है। किसी दिन ज्यादा हो जाती है, किसी दिन कम हो जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, जो रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रहा है, ये भी एक कारण है, क्योंकि ये चिंता है बाजार को कि अगर ये रुपया कमजोर रहा और या यूं कहूं कि डॉलर मजबूत रहा, हम्म। तो हमारी जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इससे महंगाई जो अभी बहुत नियंत्रण में दिखाई देती है, 0.25% दिखाई देती है, वो भी अगर निरंतर रुपया कमजोर रहा तो वो जो इन्फ्लेशन नीचे दिखाई देती है वो भी धीरे धीरे ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। अच्छी बात ये हुई है विक्रांत कि रुपया कमजोर होने के बावजूद क्रूड ऑयल की कीमतें बड़ी संभली हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। मुश्किल से 62-63 डॉलर पर है प्रति बैरल, जो कि बहुत कम है। तो ये किस्मत अच्छी है, मैं कहूंगा देश की कहिए, या इस गिरते रुपए की किस्मत अच्छी कहिए, कि अगर ये कहीं क्रूड ऑयल भी ऊपर हो जाता तो हाँ। फिर तो सोने पे सुहागा हो जाना था, फिर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए मुझसे मुझसे मैं करीब पिछले 3-4 दिन में 30-40 रुपए से कनेक्टेड कर चुका हूँ इंटरैक्शंस। उन सब में मैंने ये कहा कि एक साइकोलॉजिकल नंबर जरूर है 90 रुपए का, हाँ। पर 88 या 89 या 90 में फर्क 1 रुपए 2 रुपए का ही है। 90 क्योंकि एक नए दशक में आप प्रवेश कर जाते हैं, तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव ज्यादा है, वो इतना कोई विशेष, क्योंकि हमारे भारतीय बाकी के आर्थिक पैमाने जो नंबर्स आए हैं वो ठीक हैं। जीडीपी ठीक है, पीएमआई ठीक है, टैक्स कलेक्शन ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स ठीक है, इन्फ्लेशन ठीक है, और भी कुछ पैमाने हैं वो इतने। अगर ये पैमाने भी बिगड़े होते तो फिर ये गिरता रुपया हमारी रातों की नींद हराम करता। पर अभी अर्थशास्त्रियों की रातों की नींद अभी हराम नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी के पैमाने ठीक है। शेयर मार्केट कंसोलिडेटरी मूड में है विक्रांत। आपके सवाल का सीधा जवाब दूं, गिरा नहीं है। आप इस सवाल को अगर ये पूछते कि शेयर मार्केट उठ क्यों नहीं पा रहा है, तो वो ज्यादा बढ़िया सवाल होता। हाँ। तो कुछ नहीं, मैंने ले लिया अपनी तरफ से। तो मार्केट उठ नहीं पा रहा है, कमजोर रुपए, मार्केट के उठने का बहुत मन है। 26,277 पे क्लोज नहीं हो पा रहा, वहां जाता है, छू के फिर वापस, इंट्राडे में हम वो ऑल टाइम हाई तोड़ चुके हैं, जाता है, छू के फिर वापस आ जाता है। एक कदम आगे, दो कदम पीछे, दो कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे। ये शेयर बाजार की चाल दिखाई दे रही है। तो वही 25,900 और 26,200 रेंज, इसको हम बोलते हैं विक्रांत रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट है। कारण कमजोर रुपया, और कारण एफपीआई और हमारे जो विदेशी मित्र हैं, वो अभी भी उनको मुनाफा वसूली सूझ रही है। वो चाह रहे हैं पैसा अभी भी, जो पैसा कमाया निकाल के भैया घर ले जाओ। कुछ पता नहीं ट्रम्प साहब कल को क्या कर दें। अपना पैसा अपनी जेब में रखो, ठीक है। किसी मोहल्ले में आपने उधार दे रखा हो और मोहल्ले में मान लीजिए हलचल मच जाए, हाँ। कोई चिंता का विषय आ जाए, पहले जाके वहां जो मोहल्ले में बैठता है ना साहूकार, उसे पैसा अपना वापस ले आएंगे। जो या जिसको आपने पैसा दे रखा, भैया मेरा पैसा वापस कर दो, कल को तुम्हारा तो पता नहीं मोहल्ले का क्या हाल हो। तो इसी प्रकार वैश्विक अनिश्चितता की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक मुनाफा वसूली करके पैसा वापस ले जा रहे हैं। पर मुझे उम्मीद है विक्रांत के ये वापस आएंगे। क्यों वापस? क्योंकि बाकी की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक तो भारत जितनी बड़ी नहीं है ना, उनके भारत जितनी तेज रफ्तार से जीडीपी बढ़ रही है। ये लोग वापस आएंगे क्योंकि इनको अब पैसा लगाने के लिए, अपना पैसा लगाने के लिए तो जगह ढूंढनी पड़ेगी ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो ये मुनाफा वसूल करके दोबारा आएंगे। जब आएंगे तो मार्केट चढ़ेगी। मार्केट की मुझे इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। तो मार्केट गिरी नहीं है, कंसोलिडेटरी मूड में है और रेंज बाउंड है। आपके सवाल को मैंने थोड़ा सा हाँ। संशोधित कर दिया आपकी बिना इजाजत लिए। सर,
सर थोड़ा सा एक दो सवाल मैं आपसे गोल्ड पर भी पूछना चाहूंगा कि क्या सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि कुछ ठहराव सा आया है, और क्या ऐसा अब स्थिति बन रही है कि गोल्ड की कीमतों में ठहराव है? क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि 60% से ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने लोगों को दिया, तो अब वो स्थिति आ गई है कि जहां पर हम एक ठहराव देख सकते हैं। ठहराव अच्छा है विक्रांत, ये ठहराव बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। आपने देखा होगा, और पूरा ठहराव नहीं आया है। आपने एक चीज नोट नहीं करी। जी। पहले ये हमने आपने बात करी थी, ये ठहराव $4,000 के हाँ। आसपास था। मैं डॉलर में बात करता हूँ क्योंकि हाँ। वहीं से चलती हैं कीमतें। मैं कोई अमेरिका का फैन वैन नहीं हूँ रघुराम राजन की तरह। ना मैं अमेरिका का फैन हूँ, ना मैं डॉलर का फैन हूँ, ठीक है ना। मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं अपने देशवासी हूँ, देश से ही प्रेम करता हूँ। तो इसलिए वहां की कीमत बोलता हूं, क्योंकि वहीं से कीमत सारी दुनिया की चलती है। वहीं से यहाँ का हमारा सराफा बाजार भी उसी की कीमतों को खोलता है। आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट कर देता है, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए मैं यूएस डॉलर में क्षमा मांगते हुए बात करूंगा। तो आपने देखा होगा $4,000 पे हमने आपने बात करी थी, तो हमने आपने कहा था ठहराव आ गया है। मैंने जी। कहा था ठहराव भले ही आया, पर अंडरटोन इसकी बुलिश है। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। जी। उसके बाद ये $4,100 के पास पहुंचा। वहां ऐसा लगा कि वहां ठहराव आ गया है, अब तो ये $4,100 के आसपास रहेगा, 4,050, 4,120, 4,125। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये $4,200 पहुंचा। अब ये 2 3 4 5 दिन से, बल्कि यूं कहूं कि एक हफ्ते से $4,200 के आसपास खड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे, धीरे धीरे ही सही, ये अपने उसमें और 4,381 तो ऑल टाइम हाई है। वहां से हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। असल में हुआ क्या विक्रांत, हमें आदत हो गई थी इसको भागते हुए देखने की। हाँ, पुलिस एकदम। स्प्रिंट, स्प्रिंट हाँ। मार रहा था ये, 100 मीटर की दौड़। अब जो है ये चहलकदमी कर रहा है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठहरा हुआ है। ये हाँ। ठहरा हुआ नहीं है। मुझे ना कोई एस्ट्रोलॉजर मिले विक्रांत, मजेदार हाँ। बात बताता हूँ। जी। उन्होंने उन्होंने एक एक ये ग्रह वक्री होते हैं, आप तो एस्ट्रोलॉजर्स का भी हाँ। शायद इंटरव्यू लेते जी। होंगे। तो ग्रह वक्री होते हैं। अब उसको अंग्रेजी में रेट्रोग्रेड बोलते हैं। तो वक्री वो कहते हैं ग्रह उल्टी चाल चल रहा है। असल में उल्टी चाल नहीं चलता है, वो ग्रह धीरे चलने लग जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे आपके साथ आप किसी ट्रेन में बैठे हो, और आपकी ट्रेन आहिस्ता चल रही हो, और आपके साथ वाली ट्रेन तेज चल रही हो। आपको लगेगा आपकी ट्रेन पीछे को जा रही है। कभी ऐसा नोट करिएगा, हाँ। ट्रेन या बस हो। तो ये ऐसा ही हुआ है कि आपको लग रहा है कि सोना ठहरा हुआ है, पर ये ठहरा हुआ नहीं है। 4,000 से 4,050, 4,050 से 4,100, 4,100 से इस समय मैं आपको बता देता हूं, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, मेरे पास हर वक्त इसकी चाल रहती है। इस समय ये इस समय $4,210 है। हाँ। तो आप देखिए कि धीरे धीरे ही सही। और ये जो धीरे धीरे वाली कंसोलिडेशन है ना, ये विक्रांत, ये बहुत हेल्दी है, ये बहुत काम की है। तेज भागना खतरनाक है। तेज भागने से, गिरने से, दौड़ चोट लगने का डर रहता है। आहिस्ता आहिस्ता चले तो गिरने का डर नहीं रहता है। तो मुझे लग रहा है कि अंडरटोन अभी भी बुलिश है। और सबसे बड़ी बात विक्रांत, हम क्यों बोले कि सोने और चांदी की कीमतें, मेरा मतलब था क्यों भूले, सोने और चांदी की कीमतें वैश्विक न्यूज पर चलती हैं। हाँ। वो न्यूज फैक्टर्स क्या है, ये आप और हम कई दफे डिस्कस हाँ। कर चुके हैं। जियो पॉलिटिकल हो गया, जियो इकोनॉमिक हो गया, ट्रम्प साहब का मूड हो गया, ठीक है, बाइंग हो गई, शादी ब्याह हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इन खबरों पे जब कोई शांति रहती है थोड़ी सी, तो ये शांत रहता है। जैसे ही इन खबरों, आपने तो अपनी ज्यादातर उम्र मीडिया में बिताई है। आपसे बेहतर कौन जानता है कि खबरों को कौन फोरकास्ट कर सकता है, अगले घंटे में क्या होने वाला है। क्या कोई ऐसा जर्नलिस्ट है जो मुझे फोरकास्ट करके बता दे। तो जो एसेट क्लास खबरों पर आधारित है, जिस एसेट क्लास की मूवमेंट इस पर निर्भर करती है कि अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, अब ट्रंप साहब का मूड कैसा है। सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल तो ट्रंप साहब का मूड है, टीएमआई बोलता हूं मैं, हाँ। ट्रंप मूड इंडेक्स, नई इंडेक्स है वो। उनका मूड कैसा है, ठीक है। रशिया ने यूक्रेन पर कितना हमला किया। आज सुबह तो चीन और जापान में फिर टेंशन पैदा हो गई। चीन और ताइवान की टेंशन भी और बढ़ गई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध, और जो शांति समझौता करा के आए थे ना ट्रंप साहब, जिसके लिए वो नोबेल पीस प्राइज, वो कॉन्गो और वो एक छोटा सा देश है, उनमें आपस में फिर भिड़ंत हो गई है, जो उन्होंने पीस अकॉर्ड साइन कराई थी। अच्छा यही छोड़िए, ये इजराइल ने अब हिजबुल्लाह पे हमला शुरू कर दिया है लेबनान में, हमास से चैन नहीं मिला। तो वैश्विक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इस पर निर्भर करता है। जियो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, इस पर। तो इन चीजों पर नजर बनाए रखें। पर अंडरटोन अभी भी बुलिश, और मेरी बात 100% ठीक निकल रही है, क्योंकि जब $4,000 पे था, आप और हम बात कर रहे थे, तो हाँ। मैंने ये कहा था कि इसकी अंडरटोन बुलिश है। लंबी अवधि के लिए चाय की तरह सिप कर करके इसको लेते रहिए।
आपको लंबे वक्त में अच्छा रिटर्न देगा। हालांकि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, अपने सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके निवेश करिए। पर ऐसा मुझे लग रहा है कि आगे ऊपर जाएगा। और धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। जब जब हालात अनुकूल बनेंगे विक्रांत, तो आपको सोना और चांदी ने तो ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा है, 58-59 डॉलर के आसपास घूम रही है। तो दोनों भाई बहन में से बहन आगे चली गई, दोनों में से एक परिवार का एक आदमी तो आगे जा रहा है। सोना भी 4200 डॉलर कम नहीं होता। 4381 से हम मात्र इस समय 171 डॉलर दूर हैं। 130-32 हजार पे चल रहा है। जरा सराफा बाजार जाके पूछिए विक्रांत, कहाँ कहाँ शांति है? मुझे तो शांति नहीं नजर आ रही, सिर्फ तेज दौड़ थी, अब धीरे दौड़ है। हाँ, लेकिन सर सवाल इसलिए था ना कि सोने ने जो रिटर्न दिया, अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें कि जैसे पिछले इस साल करंट ईयर में करीब करीब 60-61% मिला, उससे पिछले साल की अगर हम बात करें करीब 24% मिला, उससे पिछले साल की बात करें कभी करीब 16% मिला। तो लोगों में एक बड़ा लालच और वो सब जिज्ञासा भी आ गई ना कि जिन्होंने इस साल लगाया उन्होंने बहुत कमा लिया, अब अगले साल क्या होगा, वो आगे देखना चाहते हैं कि क्या होगा। अब वो बड़ी लोगों में जिज्ञासा है। तो उसके बारे में अगर कुछ बता सके वर्तमान स्थितियों को देखकर। आपकी बात को मैं देसी भाषा में कहूँ तो लोगों की आदत बिगड़ गई। ठीक है। ज्यादा रिटर्न की आदत पड़ गई। तो अब कम रिटर्न जो है वो हजम नहीं। अभी अभी मुझे लग रहा है विक्रांत, बहुत जल्दी होगा ये कंक्लूड करना कि आपको सोना इस साल कम रिटर्न देगा। थोड़ा सा जल्दी होगा। मुझे लग रहा है कि इतना वॉलेटिलिटी है इन इन कारणों में, जिन कारणों से सोना चांदी ऊपर जा रहा है, उन कारणों में बहुत वॉलेटिलिटी है। तो कुछ समय नजर, मुझे लग रहा है मार्च 26 भारत का जब वित्तीय वर्ष खत्म होता है, तो उस समय हम कैलकुलेट करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में सोने ने कितना रिटर्न दिया। अभी तक रिटर्न बहुत अच्छा है, 1,30,32,000 है। कहाँ 70-75 हजार से हम चले थे जब हम पिछली स्थिर पोजीशन से बात करें। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। चांदी ने तो करीब करीब 100% रिटर्न दे हाँ, दिया है। 100%। तो आगे भी अगर देखिए कितना रिटर्न आएगा, ये निर्भर करेगा उन फैक्टर्स पे जिन फैक्टर्स का हम बार बार जिक्र करते हैं। तो उन फैक्टर्स पे नजर बना के रखिए। बहुत कठिन होता है विक्रांत सोने चांदी की कीमत को प्रिडिक्ट करना। ये जरूर मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो वैश्विक हालात हैं उसको देख के लग रहा है कि सोने की अंडरटोन बुलिश है। बुलिश मतलब 2 से 3 से 5 साल में, बल्कि 2 से 5 साल में सोना अच्छे रिटर्न देगा। हो सकता है कुछ महीने ऐसे निकले जब आपको सोना शांत दिखे। हो सकता है कुछ हफ्ते ऐसे निकले जिसमें सोने में थोड़ी करेक्शन भी आए। परंतु लॉन्ग रन में विक्रांत, मैंने आपको पहले भी कहा और मैं दोहराना चाहूंगा कि मैं लंबे वक्त के निवेशकों के साथ खड़ा हूं। मैं छोटे वक्त के निवेशकों के साथ थोड़ा सा कम खड़ा होता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सट्टेबाजी का एलिमेंट हाँ, रहता है। तो अगर आप 2 से 5 साल के निवेशक हैं तो आप मेरे दोस्त हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूं बातचीत करते हुए। अगर आप कहीं इस महीने लेके अगले महीने बेचना है तो मैं थोड़ा सा उससे दूर रहता हूं, क्योंकि उसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट आ जाता है जी। सर अमेरिका का जो कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर भी लोग चिंता कर रहे हैं, और दूसरा एआई बबल जो वहां के शेयर बाजार को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं, तो क्या इनका भी कुछ असर आने वाले दिनों में शेयर बाजार पर दिखाई, इस पे माफ कीजिएगा सोने की कीमतों पर दिखाई दे सकता है अगर कुछ वहां पर से चिंताजनक खबरें आई तो? बिल्कुल, आपने जो गलती से बोला, माफी की जरूरत हाँ, नहीं, उस पर भी असर हो जाएगा, शेयर हाँ, बाजार पे भी असर होगा। अब रघुराम राजन साहब हाँ, अमेरिका के कर्ज पे क्यों नहीं बात करते? 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। हाँ, क्यों क्यों नहीं बात करते? क्योंकि बैठे ही वहीं पर हैं। अगर वो वहां की बात करेंगे उनको कान पकड़ के ट्रम्प साहब निकाल देंगे, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ तुम साले हमारे देश को ही बदनाम करते हो, कान पकड़ के उनको निकाल दिया जाएगा वहां से। हाँ, बिल्कुल, अमेरिका का कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर है। 30 ट्रिलियन डॉलर की वो अर्थव्यवस्था है। 130% के आसपास उसका कर्ज हो चुका है। डेट टू जीडीपी रेशो खतरनाक है, हम्म, निहायत खतरनाक है। बिल्कुल, अगर वहां पर एआई बबल फटा या अमेरिका अपना कर्ज वापस नहीं दे पाया, डिफॉल्ट हो गया, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था ने डिफॉल्ट कर दिया, या कोई ऐसी वहां पर घटना घट गई, तो शेयर बाजार पे भी असर पड़ेगा। सोना उल्टा दौड़ने लगेगा। हम्म, सोना सोने को तो अशांति पसंद है, सोने को अस्थिरता पसंद है, सोने को अनिश्चितता पसंद है, सोने को ये ऐसी इमरजेंसीज पसंद है, सोने को ऐसी मुसीबतें पसंद है। ये सोना कुछ है ही ऐसा, इसको हम्म, अजीब अजीब चीजें पसंद है जो हमें और आपको नहीं पसंद है। हम्म। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिया और तमाम चीजों पर आपने अपनी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।